क्या होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध शुरू? यूएस और रशिया के बीच बढ़ती टेंशन। क्या होगा इंडिया का स्टैंड? क्या चाइना सबसे पहले करेगा इंडिया पे अटैक? वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन कब से शुरू? आइए देखते हैं ये सब इस वीडियो में। World on the brink of World War III. World War III has already started. The World War is already upon us. आजकल हर न्यूज़ चैनल एक सवाल पूछ रहा है, क्या शुरू होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध? क्या किसी भी वक्त वॉर डिक्लेयर की जा सकती है? क्या इजराइल ईरान वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करने का जरिया है? 17 सितंबर को लेबनान में एकदम से हजारों में धमाके होने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। सब इधर उधर भागने लगते हैं, बस एक उम्मीद में कि अपनी जान बच जाए। बट उसी बीच 13 लोगों की मौत हो जाती है, साथ में लगभग 2700 लोग घायल हो जाते हैं। अभी तक तो किसी को ये भी समझ नहीं आया था कि आखिर हुआ क्या। और उतनी ही देर में एक और धमाके की आवाज़ आई, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और ऐसे ना जाने कितने धमाकों की आवाज़ें पूरे देश में गूंजने लगी। हिजबुल्लाह के लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने जब चेक किया तो पता चला कि ये धमाके पेजर्स और वॉकी टॉकी में हुए थे। ये डिवाइसेस खास करके बाहर से मंगवाए गए थे ताकि इजराइल, जो कि हिजबुल्लाह का एक पुराना दुश्मन है, वो उनकी सर्विलेंस ना कर सके। तो अब सीधे सीधे शक इजराइल पे गया। हिजबुल्लाह, जो कि वैसे तो अपने आप को लेबनान की एक पॉलिटिकल पार्टी कहता है, बट एक्चुअल में एक टेररिस्ट ग्रुप है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद। टाइम टू टाइम हिजबुल्लाह काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है जिसकी वजह से सुप्रीम पावर्स को इस ग्रुप पे डाउट रहता था। और 2013 में यूरोपियन यूनियन ने ऑफिशियली इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। हिजबुल्लाह पिछले साल से ही इजराइल पर रॉकेट्स और मिसाइल लॉन्च कर रहा था, जिसकी वजह से कम 60,000 इजरायलीज को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। इजराइल ने हिजबुल्लाह को बोला भी कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि इजराइल वैसे ही हमास के साथ लड़ रहा था और उस सब के बीच में ये सब इजराइल के लिए मुश्किलें ही पैदा कर रहा था। पर हिजबुल्लाह ने कंटिन्यू रखा, जिसका जवाब इजराइल ने इस तरीके से दिया। बट ये रूमर्स इजराइल ने रिजेक्ट किए और उन्होंने कहा कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, जबकि वर्ल्ड न्यूज़ तो इजराइल को कल्प्रिट डिक्लेयर भी कर चुका है। पर कॉन्ट्रेरी टू देयर स्टेटमेंट, उन्होंने जल्द ही हिजबुल्लाह पे एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसका जवाब पलट के हिजबुल्लाह ने भी दिया। इस सब के बीच, मतलब इस इजराइल हिजबुल्लाह की लड़ाई के बीच, एक डर लोगों के बीच बनता दिख रहा है। ऑलरेडी इजराइल हमास वॉर 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा है। इजराइल पहले से ही वॉर में उलझा हुआ है और इस सब के बीच ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइल से अटैक करके आग में घी डालने का काम किया। तो क्या इसके बीच वो एक और ऑफिशियल वॉर स्टार्ट करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो रशिया एंड चाइना ईरान के सपोर्ट में और यूएस एंड नाटो कंट्रीज इजराइल के सपोर्ट में आ जाएंगे और देखते ही देखते ये पूरी दुनिया 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी। तो क्या ये छोटी वॉर वर्ल्ड वॉर में तो नहीं बदल जाएगी? पिछले कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं कि कई लड़ाइयाँ शुरू हुई, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि शुरू हुई थी 24 फरवरी 2022 को और अब तक चली आ रही है। उसी ओर, जैसे कि मैंने पहले बोला, इजराइल हमास वॉर, जो पिछले साल शुरू हुई थी, और अब ये इजराइल हिजबुल्लाह टेंशन। और मामला यहीं पे ख़त्म नहीं होता। ये तो हो गए वो कॉन्फ्लिक्ट्स जिनके बारे में सबको पता है, पर इसके अलावा भी कई ऐसे छोटी मोटी टेंशन बनी हुई है जो कभी भी बड़ी हो सकती हैं, जैसे कि चाइना ताइवान टेंशन। यहाँ पे क्या सीन है कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और वो वहाँ पे कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहता है। बेसिकली चाइना ताइवान को अपना पार्ट बनाना चाहता है और ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में देखता है और वो लोग चाइना से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। पार्ट तो बनना दूर की बात है। अभी तक इन दोनों में प्रॉपर वॉर शुरू नहीं हुई, पर एक डर ज़रूर है। फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की टेंशन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिश्ते मानिए इंडिया पाकिस्तान जैसे हैं कि एक समय पे तो एक थे, पर बाद में अलग हो गए और साथ में दुश्मन भी बन गए। वैसे सच बोलूँ तो इंडिया पाकिस्तान से भी बुरे रिश्ते हैं इनके, और होंगे भी कैसे नहीं। आखिर जिनका पड़ोसी किम जोंग उन हो, वो कैसे खुश रह सकता है? अब अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कि साउथ कोरिया 3 तरफ से पानी से ढका हुआ है और एक साइड पे पड़ोसी है नॉर्थ कोरिया, जो कि हर कुछ महीनों में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करता है। अब इसमें तो आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा कि हर कंट्री करती है वो तो, पर डरने की बात है कि नॉर्थ कोरिया ये मिसाइल टेस्ट साउथ कोरिया के आसपास ओशन में करती है, जो कि हर वक्त साउथ कोरिया में एक डर बनाए रखता है कि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। इसके अलावा अभी इंडिया में भी चाइना और बांग्लादेश के साथ कुछ टेंशन देखने को मिल रही है। ईरान और सऊदी अरेबिया में भी रीजनल इन्फ्लुएंस को लेकर टेंशन दिख रही है, और सबसे बड़ी यूएस और रशिया की टेंशन। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि कैसे जब से रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, तब से यूएस कॉन्स्टेंटली रशिया को पीछे हटने को बोल रहा था, और जब नहीं हटा तो उसने यूक्रेन को अटैक्स के लिए मटेरियल सप्लाई करना शुरू कर दिया, जो कि रशिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसकी वजह से दोनों देशों के बीच रिश्ते बेकार होते दिख रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक अलर्ट सिग्नल है। 1945 के बाद से पहली बार देखने को मिला है कि ऑलमोस्ट हर कंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है।
अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था। उसके बाद भी लड़ाइयाँ हुई, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई थी, पर जिस तरीके से अभी एक ही टाइम पे इतनी वॉर शुरू हुई हैं और इतनी कंट्रीज़ का इनमें इन्वॉल्वमेंट है, वो एक टेंशन बढ़ा देता है वर्ल्ड वॉर 3 का। अब एक सवाल उठता है कि अगर बाई चांस वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने के सिग्नल्स देखने को मिले तो अगला स्टेप क्या होगा। तो पहले तो जब ये टेंशन बनती दिखेगी कि वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस लग रहे हैं, तो उस टाइम पे यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इस मामले में इंटरफेयर करेगी। यूएनएससी का काम है दुनिया के बीच में शांति बनाए रखना। यूएनएससी के मेंबर्स तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाएंगे। इस मीटिंग में सब मेंबर्स कंट्रीज का इनपुट लिया जाएगा। पहले डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की जाएगी कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है, किस कंट्री की क्या राय है, वगैरह वगैरह। ये बातें कंट्रीज़ के बीच होती हैं ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सके। अगर डिप्लोमेसी काम नहीं करती तो यूएनएससी कुछ कंट्रीज़ के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज कर सकता है, जिससे उनके रिसोर्सेस और इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ता है। ये तभी इम्पोज होता है जब कंट्री बैकडाउन या पीछे हटने को नहीं मानती। अगर सिचुएशन और सीरियस हो जाती है तो यूएनएससी पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय करेगा। ये फोर्सेस कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए होते हैं। अगर किसी मेंबर स्टेट पर अटैक होता है तो यूएनएससी के मेंबर्स कलेक्टिव डिफेंस के प्रिंसिपल के अंडर एक्शन ले सकते हैं, जो कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 में मेंशन है। इसके अकॉर्डिंग सारी कंट्रीज उस एक कंट्री के खिलाफ जा सकती हैं जो कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे जाकर लड़ें, बल्कि उनसे ट्रेडिंग बंद कर दे और उन्हें कोई हेल्प ना दे। जब टेंशंस कम होंगी तब लॉन्ग टर्म पीस एग्रीमेंट्स पर बातें यूएनएससी स्टार्ट करेगा। ये एग्रीमेंट्स फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए होते हैं कि फिर ये सिचुएशन क्रिएट ना हो। देखिए, ये तो प्रैक्टिकल साइड है कि हाँ ये प्रोसीजर है, अगर कुछ होता है तो ये स्टेप्स हैं वर्ल्ड वॉर रोकने के, पर कई बार ये ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ नहीं कर पाते। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लीग ऑफ नेशंस थी, जिसका सेम यूएनएससी वाला काम था। जब एक बड़ी लड़ाई के संकेत दिखने लगे तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश की थी लड़ाई को रोकने की, पर अंत में क्या हुआ वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसमें एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है परमानेंट मेंबर्स की वीटो पावर। अब अगर अमेरिका, रशिया या चाइना के खिलाफ कोई प्रस्ताव लेकर आता है तो रशिया और चाइना वीटो कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से रशिया अगर अमेरिका के खिलाफ कोई प्रस्ताव लेकर आता है तो अमेरिका भी उस पर वीटो कर सकता है, जिससे उस प्रस्ताव का आना और ना आना एक ही बराबर हो जाएगा। तो ये कहना कि यूएनएससी वर्ल्ड वॉर 3 को रोक सकती है बिल्कुल सही नहीं होगा। हाँ, कुछ हद तक तो यूएनएससी का इम्पैक्ट रहेगा, पर एक पॉइंट के बाद ये भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब ज़रा इंडिया पर नज़र डालते हैं। इंडिया अभी तक जितनी भी लड़ाई चल रही है उन सब में न्यूट्रल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने यूक्रेन को हेल्थ एड सप्लाई किया, उसी और रशिया के साथ भी ट्रेडिंग कंटिन्यू रखा, स्पेशली तब जब कोई और देश रशिया के साथ किसी भी तरीके के रिश्ते नहीं रख रहा था। इजराइल के गाजा अटैक के टाइम पे भी इंडिया ने किसी एक पक्ष को सपोर्ट नहीं किया, और वो इसलिए क्योंकि इंडिया 2 स्टेट पॉलिसी फॉलो करता है और टेररिज्म के खिलाफ है। 2 स्टेट पॉलिसी मतलब इंडिया, इजराइल और पैलेस्टीन दोनों के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है और डायलॉग से सोल्यूशन निकालने का फेवर करता है। पर क्या होगा इंडिया का स्टैंड जब विश्व युद्ध होगा? कौन सी कंट्रीज इंडिया के लिए मुसीबत बनेंगी? दूसरी कंट्रीज तो छोड़िए, इंडिया में प्रॉब्लम ये आती है कि बाकी देश जब दूसरे देशों से लड़ रहे होंगे उस टाइम पे हमारा देश एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फाइट भी कर रहा होगा। वो मुहावरा तो आपने सुना ही होगा कि घर का भेदी लंका डाहे। कुछ ऐसा ही हाल इंडिया का है, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में इतना अंतर है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक साइड को सपोर्ट कर भी दे तो उस टाइम पर दूसरी पार्टीज दूसरे देशों को सपोर्ट करने लग जाती हैं। आपने तो देखा ही होगा कि कैसे इजराइल हमास के टाइम पे कुछ स्टेट्स के अंदर इजराइल के विरोध में फ्लैग मार्च निकाले गए थे, जबकि इंडिया किसी एक के सपोर्ट में नहीं था। जब इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल था तब किसी एक पार्टी का एक पर्टिकुलर नेता यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिलकर आ रहा था, जो कि इंडिया की इमेज के लिए बहुत बुरा था। मेरा मानना तो ये है कि देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में सारी पार्टीज एक दूसरे का विरोध कर सकती हैं, लेकिन बात जब जियो पॉलिटिक्स की हो, इंटरनेशनल स्टेज की हो, तो सारी पार्टीज को एक दूसरे का विरोध ना करके यूनिटी शो करनी चाहिए। वॉर के टाइम पे काफ़ी व्यापार ठप होंगे, जैसे कि ट्रैवल, स्टॉक मार्केट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फूड आइटम्स और तेल के दाम आसमान पार कर जाएंगे। और ये हालात सबके होंगे, हर कंट्री के, बेशक वो वॉर में इन्वॉल्व है या नहीं, क्योंकि आजकल के ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे हर कंट्री इंटरलिंक्ड है। तो कोई एक कंट्री वॉर पे जाती है तो हर कंट्री पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो कुछ भी एज्यूम करना सही नहीं होगा, पर एक चीज़ हम फिर भी एज्यूम कर सकते हैं, वो है इंडिया का रोल ऐसे टाइम पे। इंडिया मोस्ट प्रोबेबली किसी एक की साइड ना लेकर नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ से काम करेगा। नॉन अलाइन मूवमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बनाया गया था, ताकि जो कंट्रीज यूएस या यूएसएसआर की साइड में नहीं जाना चाहते वो इसमें आके अलग से अपना हक रख सकते हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट का काम भी पीस लाने जैसा है कि जब लड़ाई हो और कंट्रीज इधर उधर चली जाएं, उस टाइम पे जिसे किसी का पक्ष नहीं लेना वो अलग से अपना स्टैंड ले सकता है। इंडिया मोस्ट प्रोबेबली एक पीस मेकर का काम करेगा।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इधर उधर से हमला हुआ तो शांत बैठेगा, वो भी पलट के जवाब देगा, साथ में पूरी कोशिश करेगा कि उस जवाब की वजह से वर्ल्ड वॉर का पार्ट ना बन जाए। देखिए, वर्ल्ड वॉर एक बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री का मन किया और कर दिया शुरू। लाखों लोग मरते हैं, करोड़ों घायल होते हैं, डेवलपमेंट गिर जाता है, सरकारें गिर जाती हैं। अभी के टाइम पे ये न्यूज़ काफ़ी बढ़ चुकी है कि क्या सच में वर्ल्ड वॉर होगा, क्या विश्व युद्ध होगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक डर पैदा कर देती है, पर घबराने या डरने की बात नहीं, क्योंकि फ़िलहाल ऐसी कोई स्ट्रेट क्लूज़ नहीं दिख रहा है। और हमें याद रखना चाहिए कि इंडिया किसी से कम नहीं है। अभी इंडिया में 14 लाख फौजी हैं जो अभी तक रिटायर नहीं हुए और हर किसी को बेस्ट ट्रेनिंग मिली हुई है। टैंक्स, मिसाइल्स, वेपन्स, हर चीज़ है इंडिया के पास जो पहले नहीं थे। और सबसे ज़रूरी वो जज्बा जो हमारे फौजियों को अपने देश के लिए जान की बाजी लगाने की हिम्मत देता है। भारतीय सेना हर डिफ़िकल्ट कंडीशन में लड़ने, सर्वाइव करने और जीतने का दम रखती है। मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी इंडिया 4th पोजीशन पे आता है और सरकार हमारी मिलिट्री पे अराउंड $74 बिलियन लगाती है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हर बार काम आई है और आगे भी आएगी, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि इस पूरी सिचुएशन के ऊपर आपके क्या विचार हैं। जय हिंद, जय भारत।